विपक्ष नाना करते भी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए तैयार हो गया। बहस अब चल भी रही है, 10 घंटे बहस होगी कुल मिलाकर। कल से शुरू होनी थी बहस, विपक्ष इसके लिए तैयार भी था, दोनों पक्षों ने खाका भी तैयार कर लिया था। कल से समय तय हो गया था, वक्ताओं का ऐलान भी हो गया था कि साहब कल जो है स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी। फिर ऐसा आरोप लगा, ऐसा कहा गया कि अचानक मूड बदल गया विपक्ष का। कहा कि नहीं, हम तो अब गल्फ और ईरान के हालात पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा यह मनमानी ठीक नहीं है, लेकिन विपक्ष अड़ा रहा। कल कम से कम 6 घंटे की बहस होनी थी। 6। अच्छा, जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक हुई है बहस 47 मिनट्स, 47 मिनट। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 घंटे 13 मिनट और 7 करोड़ 82 लाख रुपए बर्बाद करने के बाद फिर से विपक्ष का मन डोला। अब आइए आज की बात करते हैं। आज सुबह विपक्ष ने कहा कि चलो अब अविश्वास प्रस्ताव पर हम लोग बहस करेंगे। आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस। फिर हम सब आंख कान ना खोलकर भाई साहब लोकसभा की कार्रवाई देखने लगे। लगा स्पीकर पर इतना बड़ा आरोप लगाया कि विपक्ष ने, लोकसभा के कस्टोडियन ने ऐसा क्या किया है ओम बिरला जी ने कि विपक्ष आज उसकी पोल खोलेगा। इस काम की पहली जिम्मेदारी दी गई कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई। वो बोले 49 मिनट्स, 49 मिनट तक गौरव गोगोई ने अपनी बात रखी। स्पीकर पर आरोप लगाने की जगह उनके निशाने पर सरकार रही, एप्स्टीन फाइल, अमेरिका, गौरव गोगोई ने सब बोला। लेकिन स्पीकर के खिलाफ क्यों कार्रवाई होनी चाहिए, स्पीकर को क्यों उनके पद से बेदखल किया जाना चाहिए, ये वो उतनी प्रमुखता से नहीं रख पाए। इसी को लेकर कहा गया, लगातार चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल गौरव गोगोई से पूछते रहे, भाई आखिर स्पीकर के खिलाफ आपके पास कुछ है या नहीं। लेकिन गौरव गोगोई अपने भाषण में मशगूल दिखे। इस बीच गौरव गोगोई ने स्पीकर के पद को लेकर यह भी कह दिया कि वो खाली रह सकता है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए गौरव गोगोई को संविधान समझा दिया। सुनिए। अगर आज आपने अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ दिया है, मैं कहता हूं उनके खिलाफ बोलने के लिए अगर आपके लिए है, इतना आपने बड़ा प्रस्ताव दिया उनके खिलाफ, उनको रिमूवल के लिए, तो आज उनके रिमूवल के सवाल पे उठाइए। कौन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैं भी विधानसभा में रह चुका हूं। उनको तभी खड़ा होना पड़ता है जब पार्लियामेंट चलने के नियमों से दूर कोई चीज होती है। ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सबसे ज्यादा इंटरप्ट किरण रिजिजू ने किया है, मैं सहमत हूं, मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया। देखिए, गौरव गोगोई के 49 मिनट के भाषण से ऐसा लगा जैसे वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कम, लेकिन सरकार के खिलाफ चर्चा करा रहे, क्योंकि सरकार के खिलाफ तो यह अविश्वास प्रस्ताव था नहीं है, तो स्पीकर के खिलाफ था। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि साहब यही अगर कहना था एप्स्टीन फाइल, ये सारे मुद्दे, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ये सब कहा जा सकता था। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव तो स्पीकर के खिलाफ लाया गया। लोग पूछ रहे हैं, सरकार पूछ रही है बीजेपी की, साहब अगर राहुल गांधी एक किताब पर नहीं अड़ते तो ये सारे मुद्दे तो उसी वक्त उठाए जा सकते थे। लेकिन तब विपक्ष, खासकर कांग्रेस का मूड उस किताब पर चर्चा का था। आज विपक्ष का मूड सरकार पर खुले हमले का है। पर दिक्कत यह है, इन सबके बीच आता है नियम, संसद का नियम। संसद का नियम हर एक चीज के लिए स्पष्ट है। जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो बहस भी स्पीकर के रवैये पर केंद्रित होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष स्पीकर के अलावा सरकार, आप संसदीय कार्य मंत्री, प्रधानमंत्री, एप्स्टीन फाइल, इस सब में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आया। इसलिए आज भी चेयर पर बैठे पीठासीन अधिकारियों को बार बार गौरव गोगोई को टोकना पड़ा। लेकिन इस टोकने पर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता, क्योंकि कुर्सी पर स्पीकर बैठे ही नहीं थे। केंद्रीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री जो हैं किरण रिजिजू ने विपक्ष के इस बर्ताव पर चैलेंज किया और पूछा, बताइए इस देश में कौन से ऐसे स्पीकर हुए हैं जो सरकार के खिलाफ गए हों, एक नाम गिनाइए। एक बार सुनिए किरण रिजिजू को, सुनिए। आप मुझे एक उदाहरण बताइए, जब से भारत आजादी हुए हैं, एक लोकसभा स्पीकर का नाम मुझे बताइए जो सरकार का खिलाफ बयान देते हो और सदन में सरकार का बिजनेस के खिलाफ काम करते हैं और विपक्ष जो रेजुलेशन आता है उसको समर्थन करते हैं। आप एक लोकसभा स्पीकर का नाम बताइए।
देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से फराज किदवई जी हैं, हमारे साथ आनंद रंगनाथन हैं। आनंद भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। अनंत विजय हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सिद्धार्थ यादव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और राजनीतिक विश्लेषक है पंकज शर्मा जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिद्धार्थ यादव, तीन बड़ी बातें जो हैं जो गौरव गोगोई के भाषण में है। एक तो राहुल गांधी को बोलने नहीं देते वो, बिरला जी बजट भाषण के दौरान 20 बार टोका उन्होंने, माइक ऑफ कर देते हैं आप लोग, और आरोप लगाते हैं कि महिला सांसद पीएम को घेर लेती हैं। महिला सांसदों पर यह गंभीर आरोप, इसलिए स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। ये तीन बड़े बिंदु हैं जब गौरव गोगोई को मैंने सुना। पहला, फिर मैं रिपीट करूंगा, राहुल गांधी को बोलने नहीं देते ओम बिरला जी, बजट भाषण के दौरान 20 बार टोका, माइक ऑफ कर देते हैं आप लोग मतलब ओम बिरला जी स्पीकर। और तीसरा, महिला सांसदों पर यह जो गंभीर आरोप लगाए विपक्ष की कि उन्होंने पीएम को घेर लिया था, इस वजह से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। सिद्धार्थ यादव। नमस्कार अमन जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। ये तीन बड़े बिंदु नहीं है, ये केवल तीन बिंदु हैं। इन तीन बिंदुओं के लिए कल पूरा सदन का पूरा दिन बर्बाद किया गया। कल जिस बात पर बहस विपक्ष ने तय करी थी, उस विपक्ष ने उस बात से पीछे हटके कह दिया कि सस्पेंशन ऑफ बिजनेस। आज वो वापस लौट आए क्योंकि उनके मन में है पता नहीं कब कहां कुछ करेंगे। और आज जब करने लगे तो भी सदन के विपक्ष के उपनेता 50 मिनट में केवल यही तीन बोल पाए। ये तीन तो वो लगातार बोल रहे हैं। मुद्दा विपक्ष क्या बोल रहा है ये नहीं है अमन जी। मुद्दा ये है कि विपक्ष को लगता है कि संसद हमारी मनमर्जी से चलेगा। उनको ये लगता है कि सदन को जैसा हम चाहेंगे वैसा चलेगा। जब हम प्रस्ताव करेंगे तो उस प्रस्ताव पे चर्चा की हां हो जाएगी तो भी हम नहीं चलने देंगे। अगर हम सस्पेंशन ऑफ बिजनेस कह के कहेंगे कि दूसरा जवाब दीजिए, आप उस पर जवाब देने लगेंगे, तब भी हम नहीं सुनेंगे। हम पूरे सदन को हॉस्टेज बना लेंगे और फिर जब आप चर्चा करेंगे तो हम वॉकआउट कर जाएंगे। ये क्या किसी स्वस्थ लोकतांत्रिक सदन के लक्षण हैं? हां या ना? ये पहली बात। नहीं, लेकिन ये भी है ना, विपक्ष आपके हिसाब से भी तो नहीं चलेगा ना। केवल तीन बातों को कहा, विपक्ष सत्ता पक्ष के हिसाब से भी नहीं चलेगा। नहीं, हमारे हिसाब से कहां चला? नहीं अमन जी, हमारे हिसाब से कहां चला? अब देखिए कल क्या हुआ। आपने बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में तय किया, आपने समय तय किया, आपने साइन करा, आपने टाइम एलोकेट किया, वोटिंग होनी थी। देश के स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव आया है। yes. देश के सदन के कस्टोडियन कह रहे हैं कि जब तक इस पर तय नहीं होगा मैं नहीं आऊंगा। आप उनको उससे दूर रख रहे हैं। और सुबह 10 बजे आपको लगा कि आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम तो सस्पेंशन ऑफ बिजनेस करते हैं, हम गल्फ पर बात करना चाहते हैं। खैर छोड़िए, आपकी मर्जी पर। देश के विदेश मंत्री ने कहा गल्फ पर मैं अपना बयान देता हूं। जब वो बयान देने लगे आप वो भी नहीं सुने। ये मन किसका हुआ? हमारे मन से चला। और आज को छोड़ दीजिए, ये कंटिन्यूड है। इससे पहले पेगासस को लेकर के, रफाल को लेकर के, कोई अप्रकाशित किताब को लेकर के, जब कोई सदन का सत्र शुरू होता है सुनियोजित तरीके से विपक्ष आता है और सदन को नहीं। इंडिया अलायंस, कांग्रेस, ऑपोजिशन थोड़ा कंफ्यूज्ड है, ऐसा है पंकज जी? आपको भी नजर आता है कंफ्यूजन है? कल का कल बहस करेंगे, फिर का नहीं अब तो गल्फ पर करेंगे, फिर आज का चलिए करते हैं, फिर जयशंकर बोलने लगे, फिर हंगामा किया, फिर बहस की। तो बहस में मुद्दा था स्पीकर नो कॉन्फिडेंस, उसको छोड़कर बाकी सब पर बोले। कुछ कंफ्यूजन है क्या पंकज जी, आपको लगता है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कल भी कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन विपक्ष ये चाहता था कि पश्चिम एशिया की जो स्थिति है उस पर ठीक से विचार विमर्श हो। खाली विदेश मंत्री जी के बयान से कुछ होने वाला नहीं है। हमेशा ये परंपरा रही है कि ऐसे मामलों में पूरी बहस होती है। और कम से कम इतना तो होता ही है कि अगर विदेश मंत्री एक बयान दें तो उसके बाद उस बयान पर आधारित सवाल पूछने की इजाजत विपक्ष के सांसदों को दी जाती है। कल वो भी नहीं किया गया। और स्पीकर के खिलाफ जो लाया गया है प्रस्ताव उनको हटाने का 94C में, तो वो एक अलग तरह का प्रस्ताव है। आज उस पर जो भी चर्चा हुई है वो पूरी तरह मौजूद है। एक मिनट आपको टोक सकता हूं सर, आपकी इजाजत से? आपने कहा जयशंकर के बयान का कोई मतलब नहीं, यही कहा ना आपने अभी? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि सिर्फ विदेश मंत्री के बयान देने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। जब नहीं, तक कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन पूरी बहस ना हो। सर सिर्फ एक तरफा बयान दे देने से नहीं होता है। प्रियंका वाड्रा कह रही थी कीन टू हियर व्हाट ही विल से। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि मैं, अब मेरे को एक बार बोलने दीजिए, प्रियंका वाड्रा ने कहा मैं सुनना चाहती हूं विदेश मंत्री क्या कहते हैं। ये मैंने सर्च किया क्योंकि मेरे को ध्यान था, मैं कंफर्म कर रहा था, हो सकता मैं गलत ना बोलूं। प्रियंका वाड्रा ने बोला कि कब बोलेंगे विदेश मंत्री, मैं उनको सुनना चाहती हूं। आप कह रहे हैं कि उनके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले आप कह रहे थे कब बोलें कब बोलें कब बोलें, जब बोलने लगे तो फिर बवाल हंगामा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन शायद है सर, नहीं? किसी भी मामले में किसी भी मंत्री के बयान के बाद एक परंपरा है, नियम है
कि विपक्ष को उस पर सवाल पूछने की इजाजत दी जाती है। क्या कल ये उनको इजाजत सुनना दी था, नहीं गई? सुनना था सर? नहीं, सुनना था तो सुन लिया तो ना, नहीं सुना लेकिन ना, उसके वही बाद तो। जब नहीं नहीं, आपको उसके सर तय बाद जो करना सवाल होगा। उठाने हैं वो भी तो उठाने देने चाहिए। नहीं सर, मैं वही क्लियर करना सुनना चाह था रहा था तो सुना। पंकज जी। आप ज्यादा जानकार हैं सर, सीनियर हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं कांग्रेस के स्टैंड को लेकर, पहले का कब बोलेंगे कब बोलेंगे कब बोलेंगे। प्रियंका वाड्रा ने कहा कीन टू हियर व्हाट ही विल से। यही जब बोलने लगे तो उस पर बवाल हंगामा, नहीं सुनना नहीं सुनना नहीं सुनना। सुनना था नहीं सुनना था, मतलब ये मैं जानना चाह रहा था सर। सुना ना, उन्होंने क्या कहा, सुन लिया, लेकिन अगर उसमें कोई पूर्ण ठीक है। बात ही नहीं है तो कितनी बातें सुनते रहे, खाली जुमलेबाजी सुनते रहे। और सारी स्पीकर, सरकार का और स्पीकर पर सर, स्पीकर नो कॉन्फिडेंस, रीजन? स्पीकर पे जो 94C के तहत आया है मामला, हाँ। उसकी बात हुई है, बात होनी चाहिए। नहीं हो नहीं और रही। सिर्फ ये कहना कि मैं स्पीकर के सर, जब आप स्पीकर गौरव पर गोगोई जब आप बोल रहे थे पंकज जी, आपने भी सुना होगा वो एप्स्टीन फाइल, वो सारे मुद्दे स्पीकर को छोड़कर सारे मुद्दे उठा रहे थे। आपने भी सुना होगा स्पीकर के 47 मिनट्स जो वो बोले। स्पीकर के बारे में भी सारे मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि आप विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देते हैं, ठीक है। आपका पूरा रवैया पक्षपातपूर्ण है। हम्म। वो सारी बातें भी कही। जब भी कभी इस तरह के भाषण होते हैं तो उसमें बहुत से दूसरे आयाम भी अपने आप सम्मिलित होते हैं। ये नहीं है कि इस मुद्दे पर बात है तो सिर्फ इसी मुद्दे पर बात होगी। उसके उससे जुड़े हुए बहुत से मुद्दों पर, सरकार की नाकामी पर, तरह की चीजों पर हाँ। एक एक बात होती है। जिस तरह से स्पीकर साहब पूरी तरह सरकार के दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं, विपक्ष की पूरी तरह अवहेलना कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे जुड़े तमाम मुद्दों पर बात होगी और हुई है, आगे भी होती रहेगी। हुई है। आनंद रंगनाथन जी, आनंद जी आपको क्या इसमें समझ, क्या ऑपोजिशन कंफ्यूज्ड है, नहीं है, वो सुनना चाहता है नहीं सुनना चाहता है, या कुछ कंफ्यूजन है, लीडरशिप क्राइसिस है, समझ नहीं आ रहा है कि किसकी बात करें, स्पीकर की बात करें, गल्फ कंट्रीज की बात करें, तेल पर हाहाकार, दुष्प्रचार, क्या कुछ कंफ्यूजन चल रही है? आपको भी लगता है आनंद जी? नमस्कार अमन जी, और आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। मैं बिल्कुल इसका ऑपोजिट समझता हूँ। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, टोटल क्लैरिटी है ऑपोजिशन में। देखिए, एक फेडरिको फेलिनी की एक फिल्म आई थी 8.5, उसमें गुइडो चीफ कैरेक्टर था। उसने कहा था आई हैव नथिंग टू से बट आई विल से इट एनीवे। वो हिंदी में, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है लेकिन मैं फिर भी वो कहूंगा जो कहने को कुछ नहीं है। अब आप एक चीज बताइए, सिद्धार्थ ने मैं एक एकदम मिनट ठीक टोकूं कहा। आपको, ये डिबेट में जी। अनुराग भदौरिया मोड कहते हैं उसको। चलिए आप बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ ठीक। तो देखिए, कल जब पॉइंट था डिस्कशन का, जिस पे मैंडेट हुआ है कि आप डिस्कस करें, कल वो कह रहे हैं कि भाई हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे गल्फ में जो हो रहा है। वो भी जायज डिस्कशन है। मैं ये, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि वो डिस्कशन ज्यादा एमिनेंस रखता है, प्रोमिनेंस रखता है, हालांकि कि आप स्पीकर की इंपीचमेंट की वो रखिए। आज जब आपको चांस दिया गया आप बोलिए, तो कह रहे हैं कि आज हम कुछ और बोलेंगे, कल इनका कुछ और होगा। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये क्लैरिटी है। ये दुनिया, अब पिछली बार आपने मुझे मना किया था सेंटेंस कंप्लीट ना करिए, तो मैं आज वो कंप्लीट नहीं करूंगा। चुनौतियां बहुत हैं इस देश में, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या आ जाती है कि सबसे पहले तो जो स्पीकर का इंपीचमेंट हुआ है उस पे आपको डिस्कस नहीं करना है, आपको गल्फ पे डिस्कस करना है, जो कि मैंने कहा जायज है। वो कल डॉक्टर जयशंकर ने उस पे क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं दिया? उसको फिर डिस्टर्ब क्यों किया आपने? जो वो बता रहे हैं वो सच बता रहे हैं, उसमें क्या झूठ बता रहे हैं? जी बिल्कुल, तेल की प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी सच है कि तेल पे जो ड्यूटी लगती है वो अमन जी एटलीस्ट 40-45% है, तो गवर्नमेंट कुशन कर सकती है। ये जो भ्रम फैला रही है ऑपोजिशन कि हमारे पास सिर्फ हफ्ते भर का एफपीआर है, हमारे पास ऑयल रिजर्व सिर्फ हफ्ते 10 दिन के हैं, ये झूठ है, ये पैनिक फैला रहे हैं। तो इनको एक तो पैनिक फैलाना है, दूसरा जब इनको चांस दिया जाए कुछ बोलने का वो बोलना नहीं है। अब आप ही बताइए, वो मीम चलती है बोलना नहीं चाहता, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, कॉमन पब्लिक क्या करे? बताइए पंकज जी, आप ही एक बार जवाब दे दीजिए, फिर मैं सीधा जी आपके पास आऊंगा। आप लोग पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं और क्लैरिटी है, क्लैरिटी इस चीज की, बस संसद नहीं चलने देनी, इस चीज को लेकर फुल क्लैरिटी है सर आप लोगों की। आपकी मतलब कांग्रेस की, सर माफ करिएगा, आपकी नहीं, आप तो न्यूट्रल हैं सर। संसद तो मुझे लगता है कि सरकार ही आनंद जी नहीं क्यों चलाना हंस रहे हैं? चाहती। आनंद जी हंस रहे हैं, आप दोनों क्यों हंस रहे हैं भाई? जी पंकज जी आप बोलिए ना, न्यूट्रल सर प्लीज। सरकार, मुझे लगता है सरकार ही संसद को चलाने में गंभीर नहीं है। लेकिन ये कहना कि ओम बिरला जी के को हटाने के बारे में लाए गए प्रस्ताव पर बाकी सब बातें कही गई और
मुद्दे की बात नहीं कही गई। 1954 में जीवी मावलंकर के खिलाफ आया था यस, ऐसा ही प्रस्ताव। ठीक है। विघ्नेश्वर मिश्रा जी उसके मुखर थे, उन्होंने उस वक्त जो भाषण दिया था उसका वर्बटम निकाल के पढ़ लीजिए कि इसमें क्या क्या कहा गया था। फिर 1966 में आया सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ इसी तरह का प्रस्ताव, वो स्पीकर थे। मधु लिमये जी उसके मुखर थे। मधु लिमये जी का भाषण पढ़ लीजिए वर्बटम कि वो किस तरह का था। फिर 1987 में बलराम जाखड़ जी थे स्पीकर, और उनके खिलाफ सीपीएम के सोमनाथ चटर्जी लाए थे इसी तरह का प्रस्ताव। सोमनाथ चटर्जी साहब ने किस तरह का भाषण दिया था। इन तमाम भाषणों को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जब कभी भी इस तरह के मुद्दों पर चर्चा होती है तो व्यापक अर्थों में चर्चा होती है। इसमें यह कहना कि स्पीकर साहब से जो ऐतराज है उन पर बात कम हुई और दूसरे विषयों पर ज्यादा हुई, ऐसा नहीं है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है। आनंद जी, एक बार आप भी अपना पॉइंट रख सकते हैं सर। अनंत विजय जी, क्योंकि मतलब ये भी सवाल उठ सकता है कि एलओपी के खिलाफ नहीं, एलओपी के खिलाफ आ सकता है कि इंडिया अलायंस में कभी एलओपी राहुल जी के खिलाफ ही कभी कोई ऐसा कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, कोई कहीं ऐसा प्रोविजन होता है क्या? अब आप अपनी बात रखिए आनंद जी। पहले आपने एक प्रश्न पूछा था कि मुझे और आनंद को हंसी क्यों आ रही है, तो हंसी इस बात पे आ रही थी कि पंकज जी जो कह रहे थे ना कि परंपरा रही है, पंकज जी बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि किसी भी मसले पर सुओ मोटो अगर मंत्री भाषण देता है तो उसके बाद प्रश्न उत्तर की परंपरा रही है। लेकिन बस पंकज जी को जो आपने कहा ना न्यूट्रल है, तो उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी दिखाते हुए एक अर्धसत्य उसमें जोड़ दिया उन्होंने। ये परंपरा सिर्फ राज्यसभा में है, लोकसभा में नहीं है। पंकज जी आप चेक कर लीजिएगा, आपने बहुत लंबे समय तक ये काम किया है, ठीक है। आपने संसद को कवर किया, हमने भी संसद को कवर किया, और वो भी सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, सारे लोग एक साथ सवाल पूछते हैं, उन सारे सवालों का एक साथ मंत्री उत्तर देता है। जिस तरह का हंगामा कल लोकसभा में विपक्षी दल के सांसद कर रहे थे, उस तरह की कभी कोई परंपरा नहीं। आपने मावलंकर से लेके मधु लिमये से लेके बलराम जाखड़ तक का उदाहरण गिना दिया, जनेश्वर मिश्र तक का, लेकिन ये हल्का सा जो ट्विस्ट दे दिया ना आपने, संसद कह दिया लोकसभा और राज्यसभा को, इससे आपको बचना चाहिए था। चेक कर लीजिएगा, ये परंपरा नहीं है। अमन जी, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि इतने वरिष्ठ आदमी कितनी सफाई से विपक्ष को बचाने के लिए लोकसभा को राज्यसभा को अंतर नहीं बता रहे जनता को। तो जनता को जब इसमें दो चीजें हो सकती हैं सर, बात विपक्ष को बचाने के लिए जानकारी का अभाव, आपको जानकारी का अभाव भी हो सकता है, विपक्ष को बचाने के लिए ही क्यों मानकर चलते हैं? नहीं अमन जी, मैं ये मान नहीं सकता कि पंकज जी जैसे सीनियर आदमी को, जिनका पत्रकारिता का इतना लंबा अनुभव रहा है, उनको इस बात की जानकारी ना हो। बिल्कुल ठीक बात। पंकज जी ने लंबे समय तक संसद को भी कवर किया, इसलिए हो सकता है स्लिप ऑफ द माइंड हो गया होगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये पंकज जी कांग्रेस को क्यों बचाएंगे, ऑपोजिशन को क्यों बचाएंगे? पंकज जी क्यों बचाएंगे ऑपोजिशन को? ये मार्क्सवादियों की प्रविधि है सर, कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो के जाने के पहले शंख बजा दो ताकि जनता कंफ्यूज रहे। अर्धसत्य। तो इसी में बेचारे द्रोणाचार्य ने अस्त्र त्याग दिया था। सिद्धार्थ जी आ रहा हूं, फराज भाई आ रहा हूं, आप बताइए एक मिनट। पंकज जी, आप जानकारी का अभाव या विपक्ष को बचा रहे थे आप? क्योंकि मैंने तो न्यूट्रल आपको सम्मान दिया, न्यूट्रल कह के आपने मेरी बेइज्जती करवा दी सर। मैंने तो न्यूट्रल कहा था आपको सर। न जानकारी का अभाव, न मैं विपक्ष को बचा रहा हूं, न मैं मार्क्सवादी हूं अनंत जी। सारी प्रक्रियाएं, सारे नियम और सारी परंपराएं, उनका कोई एक तकनीकी पहलू ही नहीं होता है। अब आप ये तकनीकी बाढ़ लेकर कि ये लोकसभा में नहीं होता है, ये राज्यसभा में होता है। अरे अगर विदेश मंत्री एक महत्वपूर्ण मसले पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं, तो उसमें विपक्षी सांसदों के प्रश्नों का उत्तर देने में से कतराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी सरकार को सवालों का जवाब देना चाहिए। सवाल कतराने का नहीं था पंकज जी, सवाल कतराने का नहीं था। मैं तो सिर्फ परंपरा की बात कर रहा हूं। तो क्या ऐसी परंपरा भी हो कि बजट पहले राज्यसभा में पेश कर दिया जाए? क्योंकि परंपरा ऐसे थोड़ी होता है, राज्यसभा और लोकसभा में अभी तक की परंपरा है लोकसभा में पेश किया जाता है, वो परंपरा को हटा देते हैं, उसको राज्यसभा में पेश करा देते हैं। उसमें क्या है? वित्त मंत्री की जगह कोई भी मंत्री पेश कर दे, परंपरा क्या है? तो जब आप संसदीय परंपरा की बात करते हैं तो आपको पूर्व में किए गए सारे कदमों की जानकारी के हिसाब से ही परंपराएं तय होती हैं। परंपरा मेरा वचन ही शासन पर नहीं होता है सर। चलिए, हो सकता है कवर फायर हो अपोजिशन को, वो भी आजादी है, वो भी लोकतंत्र में आजादी है। पंकज जी अगर बचाना भी चाह रहे हैं अपोजिशन को तो वो भी अभिव्यक्ति की आजादी है, उसमें कोई प्रॉब्लम। सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक फराज भाई आपकी परमिशन से 30 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। सिद्धार्थ यादव पहले आप बोल लीजिए, फिर आनंद भाई आपके पास आऊंगा। सिद्धार्थ बोलिए। सिद्धार्थ जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
देखिए अमन जी, पंकज जी की बात सुनकर मेरे को ध्यान आ गया कि जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, या तो वो केवल पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं या फिर वो पूरी किताबों को पढ़ते हैं। अब जो रेफरेंसेस वो पहले आए हुए सदन में अविश्वास प्रस्ताव जो स्पीकर के खिलाफ आए हैं उनकी परंपराओं को उठा करके ही आज चर्चा करना चाहते हैं, तो आप कौन से वाले स्टूडेंट है उसका चयन कर लीजिए, ये पहली बात। और दूसरी बात, आप किसी बात पर चर्चा चाहते हैं तो चर्चा के लिए स्टेटमेंट तो सुनेंगे। अमन जी, कितनी छोटी सी बात है, गल्फ में वॉर हो रहा है, देश के विदेश मंत्री अपना बयान दे रहे हैं, वो देश को बता रहे हैं, सदन के माध्यम से देश को बताया जाता है, तो है कि क्या हमारी स्थिति है, क्या हम प्रिपेयर्डनेस है। कहां सुना आप मुझे बताइए। राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया और जब लोकसभा में बोलने लगे तो हल्ला करने लग गए। वो बयान दे रहे हैं और आप वेल में उतर करके हल्ला करने लग जाएंगे। ये क्या किसी मैच्योर विपक्ष का लक्षण है या नहीं है? मैंने तो बहस की शुरुआत उससे की थी। प्रियंका वाड्रा कह रही थी कीन टू लिसन, कब बोलेंगे। प्रियंका वाड्रा जब बोलने लगे तो हंगामा किया गया। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, बाहर कीन टू लिसन और अंदर पहुंचते ही वेल के अंदर कीन टू एंटर। अच्छा, ये कैसा तरीका हुआ? फराज जी, आपको वेल दिखा नहीं क्यों? फराज किदवई, आज ऐसी बहस के दौरान एक और चर्चा हुई कि प्रियंका को एलओपी बना दिया जाए। अखिलेश यादव का भी तो नाम आना चाहिए ना। अमन जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, एंड मार्क माई वर्ड्स, उन्होंने लीड बाय एग्जाम्पल करके उत्तर प्रदेश में यह दिखा दिया है। सबसे पहले तो छोटी सी आपत्ति आप ले लीजिए, आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। देखिए, अनुराग भदौरिया जी हमारे सम्मानित प्रवक्ता हैं और व्हेन ही इज नॉट प्रेजेंट इन दिस पैनल तो मुझे लगता है उनका मजाक उड़ाना ठीक नहीं। मैंने मजाक नहीं उड़ाया था, तो मेरी आपत्ति दर्ज कर लीजिए। लाइटर टोन में था। इतना तो हम लोग, ये अभिव्यक्ति है भाई, बहुत ही लाइटर टोन में था, ऐसा नहीं है। अनुराग मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त है फराज भाई, आपके ज्यादा होंगे, आपकी पार्टी में है। जी प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, नहीं, हमारे जी। अब देखिए, दो चीजें हैं अमन जी। एक तो ये है कि आप एक काम करिए, आदरणीय ओम बिरला जी को किसी दिन न्यूज 18 के दफ्तर बुलाइए और उनको ट्रेनिंग दीजिए कि देखो कैसे सदन चलाया जाता है। अमन जी, आपकी विचारधारा कुछ हो, आप किसी ना किसी को वोट देते होंगे, लेकिन आप जो ये चर्चा करा रहे हैं, इतनी अच्छी पीसफुल चर्चा चल रही है कि हर आदमी को अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, और इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह अमन चोपड़ा है, क्योंकि बहुत अच्छे से वो इस डिबेट की एंकरिंग कर रहे हैं। तो ओम बिरला जी को भी आपसे थोड़ी सी सीख ले लेनी चाहिए। दूसरी बात में आता हूं, आनंद सर की एक बात में मैं बोलूंगा। आनंद सर, ये वो अखबार है जिसपे आप कचौड़ी तल वो रख करके भी नहीं खाना पसंद करते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस है, इसके पेज नंबर 14 पर की खबर के हिसाब से अब होता क्या है अमन जी कि भाई हम लोगों को तो खबरें मिलती हैं न्यूज 18 इंडिया से, हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, टाइम्स ऑफ इंडिया से, दैनिक जागरण से, तो हम तो वही कोट करेंगे क्योंकि हम तो अपनी तरफ से कुछ ला नहीं सकते हैं। तो आनंद सर, जो अभी आपने बोला ना कि हम लोग जो हैं, विपक्ष क्या कर रहा है कि विपक्ष नैरेटिव फैला रहा है, झूठ बोल रहा है, अफवाह फैला रहा है। For your convenience, I will read 2 sentences in English only because I know that आपकी हिंदी में कुछ थोड़ा सा इशू है। इसमें 2 लाइनें हैं। Last week, government sources had indicated that India had 6 to 8 weeks of crude and fuel stocks. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पूरी फुल पेज की आज स्टोरी निकली है इंडियन एक्सप्रेस में, पेज नंबर 14 पे। अच्छा, अब मैं दूसरी बात पे आ जाता हूं। अभी अमन जी, आपने बहुत अच्छी बात की और आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक मैंडेट और है, और उस मैंडेट के हिसाब से अमन जी, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 के हिसाब से स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है वो फिल कर देनी चाहिए एज सून एज पॉसिबल। अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ आनंद सर, मैं 2 लाइनें अंग्रेजी में ही पढ़ दूंगा। ये संविधान की आर्टिकल 93, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, द हाउस ऑफ द पीपल शैल एज सून एज मे बी चूज। जी ठीक है, लेट हिम कंप्लीट। ठीक है। The House of the People shall as soon as may be choose 2 members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज के लिए मैंडेट करता है और as soon as possible लिखता है कि सदन में, लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए,
17वीं लोकसभा ऐसी लोकसभा थी जिसमें पूरे टर्म में डिप्टी स्पीकर नहीं रहा और आज भी नहीं रहा। ऐसा क्यों है? मैं बता भी दूंगा कि ऐसा क्यों। फराज भाई, दो चीजें ऐसा हैं, ये इसलिए डिप्टी है स्पीकर नहीं है, वो सिद्धार्थ जी बताएंगे और आनंद जवाब देंगे। डिप्टी स्पीकर, लेकिन आपने मेरा सवाल फिर डक किया। अखिलेश यादव क्यों नहीं लीड कर सकते इंडिया अलायंस को? क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों नहीं लीड कर सकते? आप उनको कह रहे हैं भावी प्रधानमंत्री, आपको राहुल गांधी की काबिलियत पर शक है, लेकिन अखिलेश क्यों नहीं? राहुल नहीं तो प्रियंका, ये क्या बात हुई भाई? व्हाई नॉट अखिलेश यादव? मुझे राहुल गांधी जी की कैपेसिटी पे, कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं है। वो इस देश के बड़े नेता हैं, लेकिन हमें अपने नेता के ऊपर इतना भरोसा है। नेता है वो, आपके भी नेता है वो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। नहीं, मेरा नेता सिर्फ एक है। क्यों कहवाना चाह रहे हैं? अभी उन्होंने अखिलेश यादव को पीएम बोला है और आप उनसे राहुल गांधी को पीएम बनवाना चाह रहे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो राहुल है। अपोजिशन मतलब पूरे विपक्ष के, इन्होंने चुना है राहुल गांधी जी को। ये ले आए राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, राहुल गांधी के खिलाफ ले आइए नो कॉन्फिडेंस मोशन कि बतौर एलओपी ही इज अनफिट टू बी एलओपी। ले आइए ना सर। फिर देखिए आदरणीय, अरे सर सुनिए तो जी, प्लीज प्लीज आप प्लीज। देखिए, अब आप ओम बिरला बन रहे हैं इस टाइम। नहीं सर, मैं तो आपको, आप ओम बिरला ना बनिए, आप अमन चोपड़ा वाले अवतार में आ जाइए। नहीं सर, वो जो न्यूट्रलिटी वाला, मैं उस पर भी एक बात बोल दूं, वैसे आप बुरा ना माने तो, ये न्यूट्रलिटी वाला सर्टिफिकेट दिया ना आपने, मैं क्यों बुरा मानूंगा सर? अभी जो न्यूट्रलिटी वाला मुझे सर्टिफिकेट दिया, आपकी बायकॉट लिस्ट जो आई थी ना इंडी में, उसमें नंबर 1 पे मेरा नाम था सर। और अभी अभी मैं आपके लिए न्यूट्रलिटी का सबसे बड़ा आगे बढ़े वो बन गया। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, इसलिए नहीं, हाँ वो, लेकिन हमारी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी, हमेशा आप लोग की डिबेट्स में आई है जी। तो अब आगे नहीं, आप लोग भी बैन हो गए, आपने भी थे सर। ये भी बोलिए, आपने इतना डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं है भाई? सिद्धार्थ यादव, फिर आनंद रंगनाथन जवाब दीजिएगा। आपसे भी बड़े सारे सवाल पूछे। डिप्टी स्पीकर भाई, संवैधानिक परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, अभी परंपरा का जिक्र हो रहा था, तो डिप्टी स्पीकर सिद्धार्थ जी। अमन जी, मेरे को 2-3 बात का जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ प्लीज सर। पहली बात तो, अभी जो आपकी डिबेट बहुत अच्छे से कंडक्ट हो रही है, उसका श्रेय आपको तो जाता ही जाता है। मैं कहता हूं उसका श्रेय फराज किदवई साहब को भी जाता है। अभी जिस मित्र के लिए बहुत चिंता में हो रहे थे, ऐसा कोई मित्र यहां बैठा होता और बाल हट में लगातार बोलता रहता तो ये ना डिबेट चल सकती और वैसे ही नहीं सदन चल सकता। समस्या क्या है कि विपक्ष सदन को सोचता है कि उनकी मनमर्जी से चलेगा। उनको लगता है 10 जनपद का दफ्तर है, जब मन आएगा प्ले कार्ड दिखा देंगे, जब मन आएगा जो मर्जी करेंगे। ओम बिरला जी सदन के सभापति हैं, स्पीकर हैं। सदन नियमों से चलता है, ना पक्ष के मन से चलता है, ना विपक्ष के मन से चलता है। यह पहली बात। दूसरी बात, जो एक प्रोपेगेंडा का एक साधन बनाने के लिए विपक्ष ने कई माध्यम पकड़े हैं, वो अभी फराज साहब ने आपकी डिबेट पे भी किया। 6 to 8 वीक्स का जिक्र किया। बिल्कुल 6 to 8 वीक्स है। रादर हमारा रिजर्व जोड़ लेंगे तो 74 डेज से प्लस है। यह भारत में पहली बात है। जब 2013 में अमेरिका के प्रेशर में आकर के ईरान से आपने 26% का अपना इंपोर्ट कम कर लिया था, भारत का रिजर्व 0 था। ये कैपेसिटी नहीं थी। तो आप जिस खबर को पढ़ रहे हैं फराज भाई, उस खबर को समझिए कि वो भारत के लिए पॉजिटिव खबर है। आज भारत का कैसे एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है। आज हमने कैसे 2025 में ही केवल 27 देशों से बढ़ा करके 40 देश तक अपना एनर्जी इंपोर्ट्स का बना लिया। हम अर्जेंटीना जैसे देश से भी ले रहे हैं। हम इतने बड़े इंपोर्टर हैं। और जो छाती पीट रहे थे ईरान के लिए लोग, जा करके ईरान के लिए कुछ नहीं कह रहे। ईरान हर क्राइसिस नहीं है, ये लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। आप देशवासियों को आश्वस्त करिए, फिर कोई क्राइसिस नहीं है तेल का, गैस का। मैं अमन जी बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं, जो गल्फ के अंदर हो रहा है उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर होगा। पर मुझे गर्व है एक नागरिक के नाते कि हमारी सरकार ने इतना अच्छा प्रबंध कर रखा है कि हमारे पास इतना पर्याप्त रिजर्व है कि कोई चिंता नहीं है। आज ईरान कह रहा है कि केवल भारत को, ना इजराइल को, ना यूएस को, ना यूरोप को हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से अलाउ करेंगे। और 40 देशों पे हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो चुका। और आज हमारी कैपेसिटी 5.6 मिलियन बैरल्स पर डे की बन गई। एक दिन में थोड़ी बनी। आप तेल इंपोर्ट कर लेंगे, रखेंगे कहां? ये 10 साल के अंदर बना। तो जो लोग खबर पढ़ के बता रहे हैं, एक बार गिरबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए उनके समय में क्या स्थिति थी। तब मुझे लगता है कि वास्तविक पिक्चर सामने आएगी। इसको आप सिंपल समझिए ना, पड़ोस में किल्लत होगी तो कलेश तो होगा। मतलब पड़ोस में कलेश होगा तो किल्लत तो होगी। आनंद रंगनाथन, पड़ोस में कलेश मतलब भाई दुनिया भर में कलेश है तो भाई आपके पड़ोस में तो थोड़ी किल्लत तो होगी ना घर में। वो होगी, वो हम सबको फेस करनी पड़ेगी आनंद। लेकिन पैनिक, ऑपोजिशन अगर बता रहे तो इसको पैनिक क्रिएट करना कहना गलत है। ये आपत्ति है शायद फराज भाई की।
नहीं, देखिए फराज भाई की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, और मैं यहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए आया हूँ। मैं लेमैन हूँ, और माफ़ कीजिएगा मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तमिलियन हूँ। लेकिन कल जो मैं इनके साथ डिबेट में था, मैंने कुछ सीखा और आज मैंने वो फॉलो कर दिया। ये उत्तेजित नहीं है फराज भाई, चिल्ला नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने रोजा रखा हुआ है थोड़े कम, तो मैंने भी आज रोजा रखा है इनके लिए, कि इसीलिए डिबेट इतनी अच्छी चल रही है कि आदमी चिल्ला नहीं पा रहे हैं क्योंकि रोजा रखा हुआ है। अब मैं दो बातें करूंगा। इन्होंने बिल्कुल कहा कि अखिलेश जी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है। देखिए जो यूपी में उन्होंने किया वो कमाल की, मतलब कम से कम आज तो इन्होंने माना कि इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल है कि अखिलेश जी ने इतना अच्छा किया वहां पे समाजवादी पार्टी ने। अब इस पे तो नहीं कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने करवा दिया उनको, ये तो ये खैर नहीं कहेंगे। दूसरी बात, मतलब ये मैं बहुत ही विडंबना है मेरी कि मैं इनको प्रेज करूं कि क्या कहूं। इन्होंने जो मैं कह रहा था एग्जैक्टली वही बात कही है। मैं भी तो वही कह रहा था कि सरकार ने कहा है कि भाई 25 दिन का रिजर्व नहीं है, 74 दिन मतलब 8 हफ्ते का रिजर्व है। इन्होंने भी वही इंडियन एक्सप्रेस वाला दिखा दिया, जो मैं कचौड़ी भी नहीं पैक करता वैसे न्यूज़पेपर का, लेकिन उन्होंने कम से कम टूटी हुई घड़ी भी 2 बार तो सही वक्त बताती है। तो इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट भी ठीक है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि मिनिमम 8 हफ्ते का हमारे पास रिजर्व है, पैनिक ना फैलाइए। चौथी बात मैं भूल गया क्योंकि फराज भाई की मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूं। ठीक है पंकज जी, आपको भी लगता है कि भाई थोड़ा क्राइसिस भाई दुनिया भर में असर होगा? वो ऑब्वियस सी बात है, असर होगा। इतना बड़ा युद्ध है मिडिल ईस्ट में, महायुद्ध जैसी स्थिति है, तो असर तो होगा। लेकिन इस वक्त र्यूमर मॉन्गरिंग कह लीजिए या पैनिक भी फैलाने की कोशिश ऑपोजिशन की तरफ से की जा रही है। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि खत्म हो जाएगा, हफ्ते का रह गया, ये तो पैनिक क्रिएट होगा। पंकज जी, विपक्ष इसमें कोई सनसनी नहीं फैला रहा, कोई पैनिक नहीं फैला रहा है। ये तो सिर्फ सामने है, सरकार को एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में भारी इजाफा करना पड़ा है, उसका बुकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है। युद्ध शुरू होने के बाद से हमारे शेयर बाजार में भारतीय निवेशकों के कम से कम 30 लाख करोड़ रुपए यानी 300 खरब रुपए डूब चुके हैं। ये अच्छी बात है कि हमारी सरकार ने साफ कर दिया है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की नौबत तभी आएगी जब क्रूड के दाम $130 पार कर जाएंगे। आज कल थे दाम, कल पहुंच गए थे $119। 119 यस प्रति 90 बैरल। हो गए। क्योंकि ट्रंप की तरफ से कुछ संकेत मिले कि शायद युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मुश्किलें हैं। ये ठीक है कि जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी के मित्र हैं ट्रंप साहब, उनकी एक व्यक्तिगत पंकज जी ऐसा नहीं है। मैं आपने मुझे डिबेट में गलत साबित कर दिया। मैं आपको न्यूट्रल कहता हूं और आप फिर ऐसी बात करते हैं। वो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश हुई है सर, अपोजिशन की तरफ से हुई है सर। 10 बार बोला गया है। राहुल गांधी के खुद मैं पोस्ट दिखा दूंगा, सामने खोल चुका हूं। कई बार अनऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट्स को शेयर किया गया कि हफ्ते का रह गया, 5 दिन का रह गया, पेट्रोल पंप्स के बाहर लाइन लग गई। प्रॉब्लम्स क्रिएट, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश हुई है ये सर। तो कितने दिन का रह गया, ये तो हरदीप पुरी जी ने ही बताया था ना शुरू में। ये कितने ही दिन का रह गया है। कितने दिन का रह गया? कितने दिन का रह गया? हरदीप पुरी ने बताया क्या था। बताया था? कितने दिन का रह गया सर, आप बता दीजिए। कितने दिन का रह गया आप बता दीजिए। 25 दिन का उन्होंने कहा था, 25 दिन का रह गया है। हरदीप पुरी जी का बयान नहीं 25 दिन का। आनंद, सिद्धार्थ और आनंद दोनों पहले निकाल के देख लीजिए। आनंद, सिद्धार्थ और आनंद दोनों से सरकार पलट गई है, अलग बात है, लेकिन ठीक है। सबसे पहले हरदीप पुरी जी ने ये कहा 25 दिन का बचा है भाई। सिद्धार्थ जी, आनंद जी, गलत। देखिए, बिल्कुल गलत, बिल्कुल उन्होंने गलत। एसपीआर की, एक मिनट, पहले सिद्धार्थ फिर आनंद, पहले सिद्धार्थ जी। अब अमन जी बिल्कुल गलत, ये तथ्य भी झूठा है, यही वो प्रोपेगेंडा है, यही वो भ्रम है। 6 to 8 वीक्स का तो भारत का रिजर्व है, रादर जितना हमारे पास अभी है वो 74 दिन का है, 74 डेज, और इंपोर्ट्स कंटिन्यूइंग है। आप लोग जिस झूठ और प्रपंच को अभी देखिए कैसे मासूमियत से कहा कि बैन लगा दिया गया है, 25 दिन तक कोई सिलेंडर नहीं कर सकता। वो इसीलिए लगाया गया है ताकि कोई होर्डिंग ना कर सके, शॉर्टेज के कारण नहीं लगाया गया है। आप ये बात जानते हैं, देखिए मैं जानता हूं वो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ये बात को जानते हैं कि सच्चाई क्या है, पर टीवी पे बैठ करके उसको दूसरे ढंग से पेश करना, देश के अंदर एक प्रकार का भ्रांति फैलाना, यही वो एजेंडा है। और ये राहुल गांधी की नफरत की दुकान का एजेंडा है। भारत बिल्कुल मजबूत और सेफ हाथों में, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन ये भी कहा गया ना आनंद, फिर मैं आनंद विजय जी मुझे 30 सेकंड दीजिए। ये आनंद भी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। ये भी तो कहा गया कि ईरान से रिश्ते खराब कर लिए, इस चक्कर में संकट हो रहा है। सारे पोस्ट आज ये हैं सर, आप गलत कह रहे हैं, माफ करिएगा पंकज जी, सारे पोस्ट आज ये हैं कि इस क्राइसिस में कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढकर मोदी को गाली दी जाए कि ईरान से रिश्ते खराब कर लिए, इसलिए देश में तेल का संकट आ गया। ये कहा गया। आनंद बोलिए आप, फिर मैं आनंद जी आपके पास आ रहा हूं।
हाँ नहीं, देखिए पंकज जी की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन उनका नाम पंकज है, फिर समझ में नहीं आता बीजेपी से इतनी नफरत क्यों है। सीधी सी बात है, जो हरदीप पुरी जी ने भी कहा था, वो उन्होंने एसपीआर कहा था, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स 25 दिन का है, उसके बाहर भी कंटिजेंसी प्लान होती है, वो 74 दिन की है, सीधी बात कही। अब आपने सिर्फ उसका वो 25 दिन का निकाल लिया और कहा कि हमारे सारे स्टॉक ही उतने के हैं, तो अब उनकी गलती नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। और दूसरी बात प्लीज आप समझिए, आपने गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया, आप एलपीजी की बात करने लग गए, उसमें भले ही किल्लत है, मैं मानता हूं, क्योंकि एक दूसरी बात ये भी है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए ये बहुत भ्रम फैला जाता है, जो पेट्रोलियम है उसमें अगर मान लीजिए 100 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल आपको मिल रहा है, उसमें 45 रुपए जो है वो सरकारों को जा रहा है, तो ये कुशनिंग है, आप सरकारें कुशन कर सकती हैं, जो प्राइस इंक्रीज होता है वो टैक्स, लेकिन वो अलग बात है, वेलफेयर स्कीम्स पे नहीं जाएगा। लेकिन जो एलपीजी है वहां पे टैक्स सरकारों का बहुत कम है और सब्सिडी बहुत ज्यादा है, 5% 6% है, तो उसमें आपको ज्यादा पैनिक के मतलब है कि कंटीजेंसी ज्यादा दिखानी पड़ेगी। ये डिफरेंस मैं कह रहा हूं अगर होगी भी किल्लत, क्राइसिस होगा भी, तो देश एक साथ एकजुट खड़ा रहेगा ना भाई, होगा ना, हो सकता है पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। कोविड के टाइम भी पड़ा था। अनंत विजय, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर फराज किदवई, लेकिन पहले अनंत जी 10 सेकंड, ठीक है, आप 10 सेकंड बोलिए, फिर अनंत विजय 10 सेकंड बोलिए। आपने अमन जी एक प्रश्न पूछा ईरान के ऊपर, और आपने कहा कि विपक्ष ऐसा कह रहा है कि क्योंकि भारत ने रिश्ते खराब करे ईरान से। मैं कहता हूं बिल्कुल इसका विपरीत है। भारत ने ट्रूली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो किया है, हमारी पॉलिसी को फॉलो किया है, इसीलिए हमारे सबसे अच्छे रिश्ते हैं। आज हम इराक से भी ले रहे हैं, बहुत बड़ा हमारा सेकंड सबसे बड़ा सप्लायर बनता जा रहा है, और हम ईरान से भी ले पा रहे हैं, ईरान हमारे साथ खड़ा है। आपको भी लगता है आनंद जी, आपको भी लगता है जब आपने आईएईए में कांग्रेस ने खिलाफ वोट किया था यूएस के प्रेशर में 2005 में 2009 में, तब कहां गई थी नॉन अलाइनमेंट? आपने यूएस ने कहा, और आपने ईरान से रिश्तों को ऑल टाइम लो पे ले दिए, आपने उनके खिलाफ वोट कर दिया, तब रिश्तों की कोई चिंता नहीं हुई। आज दोबारा से ऐसा नहीं करता है। मैं दोबारा से न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। आनंद जी, हम न्यूट्रल रहे इस सिचुएशन में, इस क्राइसिस में, ये हमारे फेवर में जा रहा है, या हमने ईरान के साथ रिश्ते खराब कर लिए इसलिए देश में इतना बड़ा तेल संकट खड़ा हो गया है बकौल ऑपोजिशन, या हम न्यूट्रल रहे उसका फायदा हो रहा है? देखिए, न्यूट्रल से ज्यादा मुझे लगता है कि हमें फायदा मौन रहने का हो रहा है। जब कोई भी समय संकट का हो तो उस समय मौन रहते हैं होशियार लोग, और मुझे लगता है कि मौन रहने से बहुत सारी समस्याएं स्वतः हल हो जाती हैं। दरअसल दिक्कत ये हो रही है कांग्रेस पार्टी को कि उनकी विदेश नीति से डेविएट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति अपने हिसाब से तय की है, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन तो तब था ना जब गुट थे दो, अब गुट ही नहीं बचा तो गुट निरपेक्ष कैसे बचेगा, ये सोचिए। न यूएन की कोई प्रासंगिकता बची, न सोवियत रूस की उस तरह से धमक बची जिस तरह के पहले हुआ करती थी, न क्यूबा बचा, न गाजा के यासर अराफात बचे, तो कौन से किसके। तो दरअसल समय ऐसा है अमन जी कि आपको अपनी विदेश नीति अपनी जरूरतों के हिसाब से रखनी पड़ेगी, और इस विदेश नीति का एक ही आधार होगा, अर्थनीति। बताइए फराज किदवई जी, हमें तो फायदा हो रहा है जब नॉन अलाइंड रहे हैं इस सिचुएशन में, इस क्राइसिस में। स्वराज भाई, देखिए अमन जी, जब तक के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में इस देश की कमान है, तब तक के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आनंद रंगनाथन जी एक साइंटिस्ट हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक और तरीका बताया, सुनिए। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, मतलब अगर हमको गैस की कोई किल्लत हुई तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं, आनंद सर आप तो साइंटिस्ट हैं, मुझे पता है इतने बड़े, कि नाली में पाइप डाल करके हम गैस निकाल लेंगे। तो जब इतना बड़ा विजन हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है तो हमें किस बात की चिंता है भाई? कुछ नहीं हुआ तो हम नाली से गैस निकालेंगे। दूसरी बात, सिद्धार्थ भाई सुनिए, एक छोटा सा सिद्धार्थ भाई, आपने अभी एनर्जी सिक्योरिटी की बात की, आप अपना 2014 का मैनिफेस्टो पढ़िएगा। उस मैनिफेस्टो के हिसाब से आपने कहा था कि आप एनर्जी सिक्योरिटी पे काम करेंगे, और आपने जो टारगेट लिया था, छोटा सा ब्रेक, तुरंत आ जाऊंगी, छोटा सा ब्रेक।